बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारे सुनने वालों को और देखने वालों को आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी एंड ऑल्सो नर्सिंग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस 24 से 30 अप्रैल को हम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को बार बार करा सकें कि बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन कितनी ज़रूरी है और बच्चों को ख़ास तौर पे किन किन वैक्सीन को से लगा के उनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाया जा सकता है और उनको बीमारियों से महफूज किया जा सकता है। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो डब्ल्यूएचओ ने अभी पब्लिश की है, पिछले 50 सालों में 150 मिलियन से ज़्यादा बच्चे वैक्सीन की वजह से बच चुके हैं इस दुनिया में। सो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और पाकिस्तान के अंदर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के तहत पाकिस्तान के सारे बच्चों को बचपन से यानी बर्थ से लेके 15 महीने तक ईपीआई की वैक्सीन लगाई जाती है। पाकिस्तान में 12 मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे पाकिस्तान के सारे बच्चों को महफूज किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर अली फैसल सलीम है। मेरा ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से है। मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर और वाइस चेयर हूँ। इन्फेक्शियस डिजीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं बहुत इस्टीम्ड स्पीकर्स जो कि मुख्तलिफ शोबा हयाजात के अंदर काम करते हैं आगा खान के अंदर, और मैं चाहता हूँ वो आपको एक एक करके अपने आप से इंट्रोड्यूस कराएं। तो पहले हम डॉक्टर फातिमा मीर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर फातिमा मीर, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अली। मेरा नाम फातिमा मीर है और मैं इन्फेक्शियस डिजीज की सेक्शन हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ पे। हम चारों मिलके इस इम्यूनाइजेशन वीक के फेसबुक इवेंट के अंदर आपके सवालात का वैक्सीनेशन से रिलेटेड सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा मीर। मेरे साथ डॉक्टर सना मौजूद हैं। डॉक्टर सना, प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर अली। मेरा नाम सना महबूब है और मैं इस फार्मेसी डिपार्टमेंट में गुज़िश्ता 10 सालों से 14 सालों से अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ और वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक पिछले 6 साल से है। तो मेरी भी पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई कर सकूँ जवाबात से। बहुत बहुत शुक्रिया सना। और हमारे साथ हमारी बहुत अच्छी सी किस्मत भी मौजूद है। किस्मत, अपने आप को प्लीज़ इंट्रोड्यूस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम किस्मत करीम सदरुद्दीन है। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ और वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट में 6 साल 7 साल हो गए तकरीबन मेरे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने सुनने वालों से भी ये कहेंगे कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे पास लाइव स्ट्रीम मौजूद है। आप उसमें सवाल लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सारे सवाल के आपके जवाब दे सकें। पहले हम शुरू करते हैं डॉक्टर फातिमा मीर से। डॉक्टर फातिमा मीर, आप हमें ये थोड़ा सा गाइड करें हमारे सारे सुनने वालों को कि वो कौन सी 12 बीमारियां हैं जिनकी पाकिस्तान में ईपीआई के अंदर वैक्सीन लगाई जाती है, और पिछले कुछ अरसे के अंदर इससे कितने ज्यादा फायदे हुए हैं पाकिस्तान को। अली, अगर मैं पैदाइश से शुरू करूं तो पैदाइश पे हम दो बीमारियों को कवर करते हैं। एक टीबी से, बुरे टीबी से बचाव वाली एक वैक्सीन है, बहुत पुरानी वैक्सीन है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, और उसको बीसीजी कहते हैं, और ये जिल्द में लगती है, ये पसली में नहीं लगती। इसके अलावा पोलियो वैक्सीन की जो एक सीरीज है, यानी कि हम चाहते हैं कि बच्चों को 7 से 10 डोजेज उनके 5 साल की उम्र तक मिलें। सबसे पहली डोज, जिसको हम जीरो डोज कहते हैं, वो पैदाइश पे लगती है। उसके बाद फिर एक 1.5 महीने का वक्फा होता है और 1.5 महीने के बाद हम कोई 5 बीमारियों को इकट्ठे एक वैक्सीन के साथ कवर करते हैं, उसको पेंटाविलेंट कहते हैं। और उसमें पुराने जमाने वाला तशन्नुज, खुरनाक, काली खांसी, और उसके साथ एक बुरे नमोनिया और हेपेटाइटिस बी वाला दो जरासीम है, वो भी कवर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है हम 5 बीमारियों को एक इंजेक्शन से कवर करते हैं। एक दूसरा इंजेक्शन 1.5 महीने की उम्र में लगता है, जो कि बुरे नमोनिया की एक और जरासीम है जिसको नीमोकाकस कहते हैं, उसको कवर करता है। इसके अलावा जो हुकूमत पाकिस्तान है वो पोलियो के कतरे दोबारा से देती है, और एक खास वैक्सीन है, उसको रोटा वायरस कहते हैं। और ये रोटा वायरस जो है ये आपको बुरे डायरिया से बचाता है। तो हुकूमत दो दो कतरे और दो टीके, 1.5 महीने, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद फिर, और 1 महीने के बाद फिर
प्रोवाइड करती है। तो दैट मीन्स 5, 6, 7, 8 8 बीमारियां कवर होती हैं इन 3 सीरीज के अंदर। 9 महीने पे फिर आपको खसरे का टीका लगता है, और हुकूमत पाकिस्तान आजकल खसरे को एक खसरे की ही फैमिली के एक और जरासीम रुबेला के साथ मिलाकर दे रही है। साथ में एक टाइफॉइड का वैक्सीन मिलता है। सो दरअसल हम लोग 9 बीमारियां +2 more 11 ये हो गई हैं। अली मैं कोई मिस कर रही हूँ ना 12 वाली 12 जी बनाने के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, 12 हैं डॉक्टर फातिमा, आपने बिल्कुल सही आईपीवी बताया। आईपीवी। आईपीवी को, और लेकिन एक और चीज डॉक्टर फातिमा, आपने हमें थोड़ा सा गाइडेंस किया बर्थ के ऊपर। अभी पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी बर्थ पे लगने लगी है पिछले 2 सालों से। सो जी आमतौर से हम 3 बीमारियों को करते हैं, दैट्स कॉल्ड 0 डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी। सो जी। किस्मत, जब आप किस्मत से हम पूछते हैं कि किस्मत, जब आप नर्सरी में या बाकी बच्चों को वैक्सीन करने जाती हैं, तो क्या आप बताती हैं पेरेंट्स को, कैसे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है? आप हमें बताएं थोड़ा सा। जब हम इन थैंक यू सर। जब हम जाते हैं इन पेशेंट्स के पास, तब हम यहाँ से पहले अपना पूरा प्रोसीजर नीचे ही फाइनलाइज करके ऊपर जा रहे होते हैं। ऊपर से डॉक्टर्स के ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास, नर्सिंग की मेल आती है, हम सारा वेरीफाई करते हैं, बुक्स रेडी करते हैं, वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं, और फिर हम पेशेंट टू पेशेंट रूम्स में जाके एट बर्थ वाली वैक्सीन वेरी नेक्स्ट डे लगाते हैं। बीसीजी का वैक्सीन, पोलियो ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस बी, इन पेशेंट में जाके तमाम बच्चों के एमआर नंबर पहले चेक करते हैं, उनके पेरेंट्स का नाम और बच्चे का नाम वेरीफाई करते हैं, देन वैक्सीन पेरेंट्स को दिखाते हैं कि हम कौन सी वैक्सीन और किस हाथ पे और किस थाई पे लगा रहे हैं। जैसे बीसीजी अगर लगा रहे हैं इन पेशेंट पे, तो उसको इंट्राडर्मल लगा रहे होते हैं, 10 to 15 डिग्री में, मतलब जिल्द के ऊपर, ऊपरी हिस्से पे लगा रहे हैं, 10 से 15 डिग्री के ऊपर, ठीक है, थाई के ऊपर। और हेपेटाइटिस बी जो लगाते हैं वो थाई पे लगाते हैं और मुंह में 2 पोलियो के कतरे देते हैं। पोलियो देने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली में कैंसर तो नहीं है, क्योंकि लाइव वैक्सीन दे रहे होते हैं। फिर लगा के पेशेंट को सेटिस्फाई करते हैं और नेक्स्ट फॉलो अप देते हैं कि नेक्स्ट वैक्सीन 6 वीक्स पे लगेगी, डेट भी बताते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया किस्मत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया कि ऐसे बच्चे जिनके घर के अंदर इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल हों, जैसे कैंसर के पेशेंट हों या जिनको कोई ऐसी कीमोथेरेपी मिल रही हो, तो उनको ऑफ कोर्स वायरल वैक्सीन जो और पोलियो वैक्सीन है वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों के फैमिली को, क्योंकि आपको पता है कि पोलियो वायरस जो है जब हम पिलाते हैं तो वो स्टूल से बाहर आता है। तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसे इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल को वो बॉडी के अंदर चला जाए, नानी को, दादी को, बहुत और रिश्तेदारों को, ताकि उनको की जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे बचाए जा सके। सना, जब आप वैक्सीन्स को डिस्पेंस करती हैं, राइट, सो आप ये बताएं कि वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड AKU के अंदर, आगा खान हॉस्पिटल के अंदर कैसे मेंटेन होता है? आप हमें थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। जी, थैंक यू डॉक्टर अली। हमारे पास वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो जैसे किस्मत ने जिक्र किया वैक्सीनेशन बुक का, तो वो जब बच्चा हम्म। बर्थ पे जब वैक्सीनेशन के लिए हमारी नर्सेज ऊपर जाती हैं तो वो उसी वक्त रिकॉर्ड बुक जनरेट हो जाती है, और उस बुक के अंदर बच्चे का एमआर नंबर, बच्चे का जो एड्रेस होता है, ये सारी चीज़ें, और जो जिस डेट पे उसको पहली वैक्सीन लगाई जाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस बुक के अंदर होती है। दूसरा, हमारे पास एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें हम, हम्म। एक एमआर नंबर तो जनरेट हो गया, वो तो चलें AKU का जो बॉर्न बेबी है उसका है। जो बच्चे बाहर से आते हैं उनका भी हम जो है वो एमआर नंबर एक जनरेट करते हैं, उस नंबर के थ्रू उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास सिस्टम में आ जाता है। वही रिकॉर्ड एमआर नंबर के थ्रू जो वैक्सीन उनको एडमिनिस्टर हुई है, वो हमारे पास एक फार्मेसी सिस्टम में भी उसकी एंट्री मौजूद है, और नर्सिंग अपनी तरफ से जब एडमिनिस्टर कर लेती हैं तब उनके पास एक IRS सिस्टम है, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड सिस्टम, उसमें भी उस एमआर के अगेंस्ट उसकी एंट्री होती है। तो वो एक रिकॉर्ड आप समझे यहाँ से भी मेंटेन हो गया, और एक रिकॉर्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन भी मेंटेन हो गया। तीसरा एक सिस्टम ये भी है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से EPI वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही हैं, उनकी तरफ से भी एक जिंदगी महफूज की एप्लीकेशन है। उस जिंदगी महफूज की एप्लीकेशन से जो भी एडमिनिस्टर की जा रही है उस बच्चे को वैक्सीन, सबसे पहले तो उनका पूरा रिकॉर्ड लिया जाता है, बच्चे का कहाँ रिहाइश है, उसके माँ बाप का नाम, फोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर उसके बाद जो वैक्सीन उनको एडमिनिस्टर की जा रही है उस पर चेक लगाए जाते हैं। उससे ये होता है कि उसकी नेक्स्ट जो ड्यू डेट बनती है तो वो थ्रू मैसेजेस भी चले जाते हैं और हमारे पास भी रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये तो सना, 3। अगर मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँ, मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं 10 साल के बाद आपके पास आता हूँ कि मेरे बच्चे को क्या क्या वैक्सीन हुई थी, तो क्या आप बता सकेंगी? जी जी सर, बिल्कुल, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है थ्रू एमआर नंबर।
हम उसको सिस्टम में जैसे ही पुट ऑन करेंगे तो वो सारा रिकॉर्ड आपको, जितना भी आप प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो सारा शो करेगा कि कब एडमिनिस्टर हुई है, किस वक्त हुई है, किस नर्स ने लगाई है, किस टाइम पे लगाई है, किस डेट को लगाई है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें उसमें मौजूद। थैंक यू। डॉक्टर फातिमा, आप हमें ये बताइए कि जैसे सना ने बताया कि बच्चा वैक्सीन के लिए आता है और अगर उसकी वैक्सीन की डोज या डे मिस हो जाए, जिसको हम कहते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो उसको क्या, क्या अगर कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी के पास हमारे पास क्लिनिक पेशेंट आता है तो हम उसको क्या गाइडेंस दे सकते हैं और कब हम उसको दोबारा से वैक्सीन के लिए भेज सकते हैं? सो अली, रूल ऑफ थंब वेल चिल्ड्रन के लिए जो बिल्कुल ठीक ठाक है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बीमार नहीं रहे, उस हफ्ते के अंदर आपको बुखार ऑलरेडी किसी और रीजन की वजह से नहीं हो रहा, आप एंटीबायोटिक्स पे नहीं हैं, फौरन जाएं एज सून एज पॉसिबल, जब भी कन्वीनियंट हो आपके लिए। लेकिन जो बच्चे कोई कंकरेंट इलनेस के साथ डील कर रहे होते हैं, अभी हॉस्पिटलाइज हुए होते हैं, उनको हम एक ग्रेस पीरियड दे देते हैं कि आप 1 से 2 हफ्ते इंतजार करें और उसके बाद जाएं। ठीक है। हम्म। अच्छा, रूल ऑफ थंब ये होता है जनरली कि अगर आपको एक वैक्सीन प्रायर लगी हुई है, हम जनरली वैक्सीन के अंदर जरा चाहते हैं कि कोई अबाउट 4 हफ्तों का एक होना चाहिए। मसलन कि अगर आपके पास कोई बच्चा आया है और उन्होंने आपको आकर कहा है कि भाई इस दफा पोलियो की जो मुहिम थी उसमें आईपीवी लग गया है, ठीक है, और अब मैंने मीजल्स भी टाइम पे नहीं लगाया, वो भी मेरा रह गया हुआ है, मैं 10 महीने का हो गया हूं और मुझे 9 महीने की मीजल्स नहीं लगी है। सो रूल ऑफ थंब ये है कि मीजल्स आप जल्द से जल्द लगा सकते हैं, क्योंकि मीजल्स एक लाइव वैक्सीन है और आईपीवी जो कि हुकूमत की तरफ से दिया जाता है एक किल्ड वैक्सीन है। तो जब आप लाइव वैक्सीन दे रहे होते हैं उनमें 4 हफ्तों का कम से कम फासला होना चाहिए। किल्ड वैक्सीन आप उससे कम वक्फे पे भी दे सकते हैं। सही बात है। अब एक और सवाल, हम अब मैं क्योंकि हमारे पास सवाल आने शुरू हो गए हैं और हम जी सवाल के बिल्कुल। जवाब भी देना शुरू कर सकते हैं। सो डॉक्टर फातिमा, आप हमें बता सकेंगे, सवाल है कि वाई फीवर इज सो कॉमन आफ्टर वैक्सीनेशन, बुखार क्यों सो हो जाता है वैक्सीन के बाद? तो एक्चुअली इट इज नॉट कॉमन, इट इज कॉमन आफ्टर सर्टेन वैक्सीन। तो उनमें से एक वैक्सीन पेंटावलेंट वैक्सीन है, ठीक है, और पेंटावलेंट वैक्सीन में टॉक्सिन कंटेनिंग यानी कि किल्ड वैक्सीन होता है, और उसके अंदर जो जरासीम होता है उससे जो भी वो पॉइजन बनता है वो किल्ड तरीके से अंदर डालते हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा बुखार होता है। सो कुछ वैक्सीन हैं जिनका बुखार के साथ स्पेसिफिकली ताल्लुक है, और उनमें से पेंटावलेंट वैक्सीन है। जनरली जब हम वो देते हैं तो नर्सें भी हमारी किस्मत यहाँ बैठी हुई हैं, हम डॉक्टर्स भी, हम जनरली माँ बाप को कह देते हैं पहले से कि एंटिसिपेट करें कि बुखार होगा, अगर हुआ तो आपने कैलपॉल दिन में 2 दफा या 3 दफा एसओएस जरूरत के हिसाब से आपने देनी है, और अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा बुखार हो तो फिर आपने अपने फिजिशियन के पास जाकर दिखाना है कि ऑल्टरनेट कॉज फीवर का तो नहीं है। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी कुछ वैक्सीन जिनसे लोग डरते हैं लेकिन शायद उसके साथ लिटरेचर में इतना फीवर नहीं रिपोर्टेड, एक मीजल्स का वैक्सीन है जिससे लोग बहुत डरते हैं, एक इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है जो ईपीआई का पार्ट नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं उससे मीजल से मीजल्स हो जाता है और इन्फ्लुएंजा से इन्फ्लुएंजा हो जाता है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में अली ये नहीं देखा, लेकिन अगर आपने कुछ डिफरेंट देखा है तो आप शेयर करें। जी जी बिल्कुल। बहुत कम ऐसा होता है जैसे आपने बताया, लेकिन ऑफ कोर्स लोगों का कोविड का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। कोविड की वैक्सीन हाँ। के बाद लोगों को बहुत दर्द होता था, बुखार होता था, जिससे में होता था। खास तौर पे डिफरेंट टाइप की कंपनीज ने वैक्सीन बनाई थी कोविड की। इसलिए खास तौर पे एक ज़माने के अंदर मुझे याद है कि मैंने जो कोकल की वैक्सीन आती थी वो काफ़ी ज़्यादा पेन करती थी, लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं खास तौर पे इन किस्म की वैक्सीन से। लेकिन किस्मत, आप बताएं कि जब आप वैक्सीन कर लेती हैं और पेरेंट्स को कंसर्न यही होता है कि भाई बुखार होगा या जिसम में कोई दर्द होगा, तो आप उसको क्या गाइडेंस देती हैं? हमारी तमाम नर्सिस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पेशेंट्स को अच्छे से गाइड करें। हम बताते हैं कि घर जाने के साथ सनी प्लास को निकाल के रिमूव कर देना है, दोबारा नहीं लगाना है। ठीक है, जो हम इंजेक्शन साइट पे लगाते हैं। फिर इंजेक्शन साइट पे घर जाके आपको आइसिंग करनी है एवरी 2 आवर्ली। और अगर बुखार आता है तो पैनाडोल देना है, जैसे कि अभी डॉक्टर ने फातिमा भी ने भी यही बताया कि वैक्सीन के बाद फीवर हो सकता है। फीवर आता है तो पैनाडोल देना है एज सोन एज पॉसिबल। अगर नीड है तो एसओएस, नीड है, फीवर आ रहा है तो पैनाडोल दे दीजिए, नहीं तो नहीं। सना, आपके लिए सवाल आया है कि क्या रुबेला एंड वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास? एमआर अवेलेबल है हमारे पास। yes, sir. कॉम्बिनेशन। Measles and rubella in combination for 9 month and हाँ। 15 years old. तो अगर किसी एडल्ट को लगानी हो तो हमारे पास अलग से रुबेला वैक्सीन है, सना? तो अलग से इट्स नॉट अवेलेबल, अभी अवेलेबल नहीं है फिलहाल। आप हमें थोड़ा सा कोल्ड चेन के मुतालिक बताइए कि जब वैक्सीन आपके पास आती है, आप लोग रिसीव करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ईपीआई की वैक्सीन, तो क्या प्रोसीजर अपनाते हैं?
सर जो वैक्सीन हमारे पास आती हैं वो थ्रू कोल्ड चेन ही आती हैं, क्योंकि जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, दैट इज 2 to 8 डिग्रीज। तो हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि उस कोल्ड चेन को जब से हमने रिसीव कर रहे हैं वैक्सीन, हम स्टोर कर रहे हैं और हम मरीजों को लगा रहे हैं, बच्चों को, उस तक उसका टेम्परेचर जो है वो 2 to 8 डिग्री ही मेंटेन रहे। तो वो आती भी सना कोल्ड चेन। सना ऑडियंस के लिए सिर्फ बता दें कि 2 to 8 डिग्री सी फ्रिज का कौन सा हिस्सा है? फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा, जिसमें आप समझ लें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख रहे होते हैं, दैट इज 2 to 8 डिग्री। वहां पर हमें स्टोर करना है वैक्सीन को। तो हमारी पूरी यही कोशिश होती है कि उस कोल्ड चेन को मेंटेन रखा जाए, और उसके पूरा बकायदा लॉग मेंटेन होता है, जिसमें हम मॉर्निंग में, इवनिंग में एंड मिडिल शिफ्ट भी उसको टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है। और वो उसका जो टेम्परेचर है, यानी कि जो स्टोर हुई है वैक्सीन, रिसीव हुई है और जब तक एडमिनिस्टर हुई है, तब तक जो है वो उसका यही टेम्परेचर रहना है। तो ये एक तरह से कोल्ड चेन की मेंटेनेंस है। और इस यही ट्रस्ट है लोगों का, जो वाकई वो एक उपयोग करते हैं वैक्सीनेशन की, सबसे ज्यादा एक स्टोरेज और ये हैंडलिंग की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फातिमा। एक सवाल आया है कि आपने जैसे ट्यूबरक्लोसिस का जिक्र किया था कि बीसीजी वैक्सीन पेचीदा किस्म के ट्यूबरक्लोसिस से बचाती है। तो लोग पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर आप हमको थोड़ा सा और ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन के मुतालिक मालूमात दे सकें। अली, ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन है एक्चुअली सबसे पुरानी वैक्सीन में से एक है और ये अराउंड 1950s में डेवलप हुई थी। अच्छा, अब इसमें हम करते ये हैं कि वो जो टीबी का जो जरासीम है उसका एक छोटा सा टोटा लेके और उसको अजीब अजीब एनवायरनमेंट्स में बड़ा करके उसको कमजोर कर देते हैं, और उस टोटे को फिर हम जो है स्किन के अंदर डालते हैं। जब वो स्किन के अंदर जाता है तो स्किन के जो इम्यून सेल्स हैं वो कहते हैं ओ ये तो टीबी आया है, और हमें उसको कंट्रोल करके घेर के उसके गिर्द घेराव करने की जरूरत है। तो इसको हमारी जबान में एक ग्रैन्युलोमैटस रिएक्शन कहते हैं। इसलिए माँ बाप जनरली आपके भी क्लिनिक में, मेरे भी क्लिनिक में भागे भागे आते हैं कि बीसीजी लगी, उसके बाद जख्म बन गया, फिर जख्म फटा, फिर वहां पर छोटा सा अल्सर बन गया। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। इसका ये मतलब है आपकी वैक्सीन ने बहुत अच्छे तरीके से वहां के इम्यून सेल्स को घेरा है, उनको अट्रैक्ट किया है, और आपका बच्चा अब बुरी वाली टीबी से बच जाएगा। जो डाउन साइड बीसीजी की वैक्सीन की है वो आपको सादे फेफड़े वाले टीबी से नहीं बचाता, लेकिन वो आपको फैले हुए टीबी जो कि एक सिस्टम से ज्यादा में फैला हुआ होता है, जैसे कि दिमाग तक पहुंचता है और दो सिस्टम्स या उससे ज्यादा में होता है, उससे डेफिनेटली वो आपको बचा लेता है। सो हमारा एक और सवाल आया था कि अगर मदर को हेपेटाइटिस बी और सी हो जाए तो क्या करना चाहिए और फीड करवाना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि मेरा हेपेटाइटिस, आप चाहती हैं फातिमा? नहीं नहीं, आप बताएं। सो जैसे सवाल ये कि अगर हेपेटाइटिस बी हो तो उसकी तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। तो अगर कोई ऐसा मदर जिसको हेपेटाइटिस बी है, तो वो फौरन से अपने फिजिशियन को बताए, नंबर वन। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सारी मदर का हेपेटाइटिस बी का टेस्ट भी किया जाता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो अगर कहीं नहीं हुआ तो बराए मेहरबानी हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराएं। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो भी गया है तब भी उनका जो बच्चा पैदा होता है उसको फौरन से पैदाइश के बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी लगाई जाती है एक बाजू पे, और दूसरे बाजू पे हेपेटाइटिस बी की एंटीबॉडीज भी दी जाती हैं, ताकि उस बच्चे को आगे जाके हेपेटाइटिस बी से अगर कुछ थोड़ा बहुत चांस है तो महफूज रखा जा सके। लेकिन इस बात को भी याद रखना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी अगर किसी मदर को हो तो उसके बच्चे में बहुत कम चांस होता है कि उसके बच्चे को हेपेटाइटिस बी हो। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई एंटीबॉडीज नहीं है, लेकिन बच्चे का शुरू के 1 साल के अंदर 1 से 2 हेपेटाइटिस सी के टेस्ट करना जरूरी है। एक पैदाइश के बाद या 1 महीने के अंदर, और दूसरा 6 महीने के बाद या 9 महीने के अंदर। सो ये इसका जवाब है, और इससे और परेशान नहीं ब्रेस्ट होना फीडिंग, चाहिए। हाँ, मदर को अली ब्रेस्ट फीड ब्रेस्ट बिल्कुल फीडिंग का करना। मैं, हाँ जी, हाँ, सो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सिर्फ मैं ऐड कर देती हूँ कि जैसे डॉक्टर अली कह रहे हैं, इसको हमारी जबान में प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कहते हैं, पीएमटीसीटी। तो जब आपकी माँ हेपेटाइटिस बी एंटीजन पॉजिटिव है और आपको पता है इस बात का, बच्चे ब्रेस्ट फीड तब कर सकता है जब उसको इम्यूनोग्लोबुलिन लग गई हो। तो वो आपने 12 घंटे के अंदर अंदर लगानी होती है, बस वो लग जाए तो आप ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी की ट्रांसमिशन का ब्रेस्ट फीडिंग से ताल्लुक नहीं है, तो वो माँ ब्रेस्ट फीड कर सकती है। 12 घंटे बहुत अगर अच्छा है, लेकिन अगर किसी को 72 घंटे भी गुजर जाए तो बल्कि 72 घंटे के अंदर भी लगा सकते हैं। लेकिन इसका जी मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। जी। अब सना, आपसे एक सवाल है हमारा यहाँ पे, कि ये बताइए कि
अगर किसी बच्चे को वैक्सीन लगाई, जैसे हेपेटाइटिस बी की या हेपेटाइटिस ए की या कोई और वैक्सीन लगे, और उसके बाद उसको कोई रिएक्शन हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर उसको अपनाना चाहिए, क्या क्या तरीकाकार है? डॉक्टर अली, हमारे पास इसका एक पूरा एक फॉर्मेट होता है, AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इसका जो भी एडवर्स रिएक्शन होता है जो डेवलप होता है आफ्टर फॉलोइंग वैक्सीनेशन, तो वो हम इसको रिपोर्ट करते हैं। इसका जो एक टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली 28 डेज होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन, बट इट कुड बी ये डिफरेंट वजूहात की बिना पर हो सकता है। या तो ये प्रोडक्ट रिलेटेड हो, या तो ये क्वालिटी रिलेटेड हो, तीसरी बात ये कि कोई एरर रिलेटेड हो, और चौथी बात ये कि एग्जाइटी रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद एक पैनिक अटैक्स भी होते हैं, एंग्जाइटी भी हो जाती है, तो इसकी वजह से भी बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, जो बेसिकली वैक्सीन का नहीं होता, लेकिन लोगों की अपनी एक तरह से आप इंटरनली आप कह सकते हैं कि उसको होती है। तो जो बिल्कुल भी ये आपने चीज। सही बताया। बिल्कुल सही, आपने सही बताया सना, ऑफ कोर्स। और इसका जो है ना पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह है कि जब तक रिपोर्ट नहीं होगा तो आप किसी भी कैटेगरी में, जैसे आपने बताया, उसको डाल नहीं सकेंगे। लेकिन ज़्यादातर इवेंट जो होते हैं वो ऑफ कोर्स एंजाइटी रिलेटेड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि रिलेटेड टू वैक्सीन और नॉट रिलेटेड टू वैक्सीन, जो है कि एडवर्स इवेंट रिलेटेड टू वैक्सीन है या नॉट रिलेटेड टू वैक्सीन है। आप हाँ, अगर कोई ऐसा आ भी जाता है ऐसा ना, तो फिर आप क्या गाइडेंस देंगी प्लीज? हम लोग सर ये बोलते हैं कि आप जो भी अगर इस तरह का रिएक्शन होता है तो आप करीबी अस्पताल में फौरन रुजू करें, या नहीं तो आगा खान के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आएं, और वहाँ पे इम्यूनाइजेशन फैक्ट रिलेटेड जो भी चीज़ हुई है तो वो उनको रिपोर्ट करें और बताएं कि ये किस वजह से हुआ है। फिर उसके बाद फर्दर जो भी उसकी होती है इन्वेस्टिगेशन, वो फिर फॉलो होती है इस मामले में। बहुत अच्छा। और उसको अब डॉक्टर फातिमा, आप हमें ये बताइए कि अगर आपसे मैं पूछूं कि पाकिस्तान की जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, उसमें कौन सी ऐसी वैक्सीन या बीमारी है जिस पर आप सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज देना चाहेंगे कि पिछले कुछ अरसे के अंदर, अगर इन टर्म्स ऑफ डेटा आपको लगता है कि हाँ, एक एक बीमारी है जिस पे काफ़ी एम्फेसाइज देने की ज़रूरत है? अली, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा हमारे मुल्क को पोलियो के लिए मिल रही है, मैं पोलियो से जरा हटूंगी और मैं आपको मीजल्स मेंशन करूंगी। मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जो कि कोविड के 2-3 सालों में माँ बाप क्योंकि बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज रहे थे, बच्चों के एक्सपोजर्स नहीं हो रहे थे, उनका डर और खौफ मीजल्स से हट गया है और वो अपनी रूटीन वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे। और जो भी रीजंस वो दें और उनकी जो भी वैक्सीन हेसिटेंसी की रीजन है, लेकिन उसकी वजह से आप भी और मैं भी गवाह हैं, किस्मत भी देख रही है, सना भी देख रही है कि इस पहले क्वार्टर के अंदर एटलीस्ट आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर इन पेशेंट में बहुत बुरे नमोनिया के साथ, यानी कि सादा अनकॉम्प्लिकेटेड मीजल्स जो कि घर में माँ बाप गुजारते हैं वो वाला नहीं, वो वाला मीजल्स जिससे बच्चा आईसीयू और वेंटिलेटर के ऊपर जाता है नमोनिया के साथ। सो कॉम्प्लिकेटेड मीजल्स बे इंतहा बच्चे आ रहे हैं उसके साथ। और हमारी दरख्वास्त ये है, और वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर डूइंग दिस फेसबुक लाइव इज कि हम माँ बाप को रिमाइंड करें कि वैक्सीन, जस्ट बिकॉज आपने एक बीमारी माइल्ड अपने जिस अपने अपने फैमिली में देखी है, वैक्सीन आपको सिवियर फॉर्म्स ऑफ इलनेस से बहुत बचाते हैं। और आप अगर आपके बच्चे को हो भी जाए वैक्सीन लगाकर इन्फेक्शन, वो घर में होती है और उसके लिए आपको अस्पतालों में दाखिल नहीं होना पड़ता। तो मैं मीजल्स के बारे में बहुत ज्यादा फैमिलीज को स्ट्रेस करूंगी कि वैक्सीन प्लीज टाइम पे करवाएं। ये एक मल्टी डोज कोर्स है, 9 मंथ्स पे एक दफा लगता है, 15 मंथ्स पे एक दफा लगता है, और फिर 4 to 5 years पे लगता है। और ईपीआई कवर नहीं करती, लेकिन ईपीआई से आउटसाइड अली 9 और 15 मंथ्स ईपीआई करता है, लेकिन आउटसाइड ईपीआई 4 to 5 मंथ्स ईयर्स में हम कहते हैं कि लगाएं, और 10 to 12 years के एडोलेसेंट को एक बूस्टर। सो हम चाहते हैं कि 9 मंथ्स को डिस्काउंट करके जिंदगी में 3 दफा जरूर लगना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर फातिमा आपने। और अगर इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखा जाए कि छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, आपने देखा होगा और मैंने भी देखा है कि उनको मीजल्स हो जाता है, और हमारे जो फिजिशियंस हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि इस बच्चे की तो वैक्सीन 9 महीने पे बनती है, इसको हम हम्म। 6 महीने पे खसरा हो गया है, तो इसको कैसे करें? और उसकी बड़ी वजह यही होती है क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी गैप है। हम्म। उसकी जो वालदा हैं उसको वैक्सीन नहीं मिली, जब उसकी वालदा को हम्म। वैक्सीन नहीं मिली तो उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, और वो शुरू के 9 महीने जो उसने बच्चे को बचाना है अपनी इम्यूनिटी से, वो बचा नहीं पाई। तो इसलिए जैसे डॉक्टर फातिमा मीर ने कहा है कि खासतौर पर एडोलेसेंट वैक्सीन जो कि है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सो
एडोलसेंट वैक्सीन में थोड़ा सा बात भी कर लें, और एक सवाल भी हमारे जी पास आया है एडोलसेंट वैक्सीन का। सो मेरे ख्याल है कि हमारे पास जो एडोलसेंट वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, उसके अंदर एक तो ऑफ कोर्स एमएमआर वैक्सीन है, जो कि प्रेगनेंसी से पहले लगानी चाहिए। प्रेगनेंसी में एमएमआर वैक्सीन नहीं लगती। दूसरा हमारे पास एचपीवी वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन है। ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस बी का बूस्टर है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, मेनिंजोकोकल की जीटीएपी। वैक्सीन है, डीटीएपी की वैक्सीन है। पर्टसिस बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पे, जी क्योंकि आपको पर्टस की इम्यूनिटी बनानी बहुत ज़रूरी है, और डिप्थीरिया की। अगर कोई इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल हो जाता है, डॉक्टर फातिमा आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। कोई इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल है, या कोई बुजुर्ग आदमी है, अ, या कोई कैंसर का पेशेंट जो कि रिवाइव कर गया है, छोटा बच्चा, उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उसको क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए? अली, कैंसर कैंसर की जो पॉपुलेशन है वो जरा ज्यादा आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब जो हमारे कॉलीग्स हैं कैंसर की ट्रीटमेंट करने वाले, वो जनरली हमें इन्वॉल्व करते हैं, आपको मुझको इन्फेक्शियस डिजीज को। जब कैंसर की ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है और 6 महीने विदाउट रिलैप्स साफ सुथरी डिजीज फ्री आपके गुजर जाते हैं, 6 मंथ्स के पीरियड के दौरान हम इनको जरा कदरे इम्यून सप्रेस्ड समझते हैं, तो हम लाइव वैक्सीन से थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन 6 माह आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, हम अस्यूम ये करते हैं कि अब इस बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी सी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, और हम फिर उसको थोड़े से कैचअप वैक्सीन लगाते हैं। कैचअप वैक्सीन जनरली एज रेलेवेंट होते हैं। तो ये जो ईपीआई का शेड्यूल है, इसकी ब्यूटी ये है कि साइंटिफिकली भी ये उस पॉइंट पे आपको वैक्सीनेट करता है जिस पॉइंट पे उसी बीमारी का खतरा ज्यादा लाहिक होता है। सो जैसे आप नोट करेंगे कि ये जो पेंटावलेंट का वैक्सीन है, ये 15 महीने तक लगता है और उसके बाद फिर नहीं लगता, क्योंकि हिब इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहता, नीमोकॉकस इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता 2 साल की उम्र के बाद। इसी तरह मीजल्स अगर आप नोट करें, वक्तन फवक्तन लगता है, क्योंकि मीजल्स का खतरा आपको ऑलमोस्ट थ्रू आउट रहता है। कुछ वैक्सीन ही ऐसे हैं जो कि 1 या 2 दफा लगाने के बाद जबरदस्त वैक्सीनेशन कर देते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए। भाई आपने 2 डोजेस लगाई, बहुत अच्छी इम्यूनिटी हो गई, ठीक है। टाइफॉइड आपने 1 डोज लगाई, 3 से 4 सालों तक आपको बहुत अच्छी इम्यूनिटी हो गई। लेकिन ये पेंटावलेंट, पोलियो, ये वो वाली वैक्सीन हैं जो बहुत फायदा देती हैं, लेकिन वक्त के साथ इनकी इम्यूनिटी कम होती जाती है, तो बूस्टर बूस्टर की जरूरत पड़ती है। सो किस्मत, आप काफी अरसे से वैक्सीन सॉरी कर रही हैं। सॉरी अली, जी एक और बात आपने कही थी, मैं जी। भूल गई। तो कैंसर के मरीजों के अंदर हम 6 मंथ्स का एक लीवे पीरियड लेते हैं। इम्यून सप्रेशन जो कि हमने की है, मसलन किसी ना किसी वजह से हमने मरीज को स्टीरॉयड दिया, 2-3 हफ्तों से ज्यादा दिया, या फिर उसको कोई और बीमारी है, जैसे दिल की बीमारी लाहक है, या किडनी की बीमारी लाहक है, या दिमाग की बीमारी लाहक है, जिसकी वजह से वो ऐसी दवाइयों पे है जिनसे इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे बच्चों को जनरली हम फिर किल्ड वैक्सीन्स का एक बूस्टर बनाकर देते हैं। शायद ये वो वाले बच्चे हैं जिनको हम ओपीवी का फैसला ना करें। ये फैसला जनरल पीडियाट्रिशियन से ज्यादा बेहतर है कि एक ये इन्फेक्शियस डिजीज का डॉक्टर ये वाली डिसीजंस करे। सो इल्तमास ये है कि जो सब स्पेशलिटी वाले फिजिशियंस हैं, उनके ये वाले कंसर्न्स सब स्पेशलिटी इन्फेक्शियस डिजीज को सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए, केस टू केस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा। और ऑफ कोर्स जो थोड़ा सा हम इससे किसी ने पूछा था कि अगर उम्र 50 साल हो जाए या एडल्ट वैक्सीन, तो ऑफ कोर्स एडल्ट वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे हमारे पास निमोकोकल की वैक्सीन है, और हमारे पास इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, खास तौर पे डायबिटीज़ हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा जी ज़रूरत है। ईयरली इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, ऑफ कोर्स मेनिंजोकोकल की वैक्सीन हैं। और आपको पता है जब हम उम्र पे जाते हैं या हज पे जाते हैं, तो हमें मेनिंजोकोकल की वैक्सीन लगानी होती है। तो ऑफ कोर्स ये वैक्सीन भी हमारे पास आगा खान हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल है। अम, किस्मत, आपको हम सवाल पूछना चाह रहे थे कि आप क्योंकि इतने अरसे से वैक्सीन लगा रही हैं, सो आपको क्या आपको लगता है कि जो पेशेंट जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा एनजाइटी या बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की होती है, और आप उसके लिए क्या टेक्टिक इस्तेमाल करती हैं? थोड़ा सा हमें इस पे गाइडेंस दीजिए। जैसे, थैंक यू अली डॉक्टर। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं ना, बस उनको एक ये सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि इसके बाद बुखार बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, इसको दर्द बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, इंजेक्शन साइट पे कोई गुठली तो नहीं बन जाएगी, कोई हार्डनेस तो नहीं हो जाएगी। डीपीटी हार्ड वैक्सीन है, डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, पेंटावेलेंट कहलाता है। इसके बाद कुछ बच्चों में हार्डनेस हो जाती है इंजेक्शन साइट पे, तो नॉर्मली हम बच्चों के लिए बताते हैं कि आइसिंग जरूर करें घर जाने के साथ, और फीवर अगर आता है तो पेनाडोल दें। और जब भी पेशेंट्स आ रहे होते हैं ना, उनको ये भी होता है कि खसरा का वैक्सीन लगाया तो खसरा तो नहीं निकल आएगी,
तो हम उनको बताते हैं कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ पर्सन कुछ पर्सन 100 में से किसी 10-12 बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि खसरा का वैक्सीन लगाने के बावजूद 10 दिन या 15 दिन के दौरान खसरा निकल आती, खसरा लाइक रैशेस। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो खुद टाइम लेके चले जाएंगे, वो खुद ठीक हो जाते हैं। अच्छा, और बहुत बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा हमें बताया, जबरदस्त। आपकी बात जो है ना, वो ऐसा लगता है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं पेशेंट को, ऐसे ही है ना। सर ना, एक्चुअली सर, मैंने देखा है फार्मेसी के काउंटर के ऊपर, मैंने बहुत दफा ऐसा भी देखा है कि लोग कह रहे होते हैं कि भाई हमें ईपीआई वैक्सीन नहीं लगानी, हमें नॉन ईपीआई वैक्सीन लगानी है, जो कि अवेलेबल हो, जिसको कहते हैं कि रिएक्शन कम होता है, ये वो। इसका बताएं, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या आपके पास ऐसा करिश्मा है कि लोग ईपीआई नॉन ईपीआई के मुतालिक बात कर रहे होते हैं आपसे, थोड़ा सा गाइडेंस दें हमें। जी डॉक्टर अली, ये तो बहुत कॉमन सवाल है। आप समझ लें यानी कि हर हर कोई आके सबसे पहला सवाल कि ये गवर्नमेंट की तरफ से, असल में ईपीआई की जो वैक्सीन है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन है। और हमारे लोगों का अलमिया ये है कि जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी। तो ये वाली चीज़ है, लेकिन हम उनको ऑब्वियसली इस तरह से पूरा गाइड करते हैं कि हाँ ये ईपीआई की वैक्सीन है, ये गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है, ये बहुत मेंटेन होकर आ रही है, ये जिस चैनल के थ्रू हमारे तक आ रही है और हम इसको स्टोर कर रहे हैं, जैसे कोल्ड चेन का हमने जिक्र किया। और इसको लगाने के बाद जो भी इफेक्ट्स होते हैं वो प्राइवेट वैक्सीन, और एक देखिए इंजेक्शन फियर होता है, सबसे ज्यादा एक हम्म इंजेक्शन फियर होता है। और वैक्सीनेशन जो भी लगे ना, एक जो सुई चुभने की तकलीफ है ना, वो सबकी एक है। तो सबसे ज्यादा यही होता है, लेकिन हम लोग की पूरी कोशिश होती है कि 9 महीने तक हम पेशेंट्स को, जो पेरेंट्स हैं उनको यही गाइड करें कि गवर्नमेंट ने आपको एक सहूलत प्रोवाइड की हुई है तो आप उसको अवेल करें। फिर भी बहुत सारे चलें वो जिस तरह की एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, या फेब्राइल फिट्स की जिनकी हिस्ट्री होती है, उनको यूजुअली डॉक्टर्स की तरफ से भी एक प्रिस्क्रिप्शन होती है कि नहीं आप हेक्साजिम लगाएं, क्योंकि वो डी टैब होती है, दैट इज ए सेल्यूलर प्रोड्यूसर्स। उसमें थोड़ा सा बुखार और फीवर के और दर्द के कम चांसेस कम होते हैं बजाय बनिस्बत पेंटावेलेंट के। तो वो एक अलग से एक सिनारियो होता है, लेकिन बाकी जितने भी होते हैं हमारी पूरी यही कोशिश होती है कि हम ईपीआई की तरफ उनको रेफर करें कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड की हुई है और इसको इक्वली इफेक्टिव है। जितनी आप 15-15 16-16 हजार की आप कोई वैक्सीन अगर करवा रहे हैं अपने बच्चे को, और वो एक वैक्सीन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, उसके सिर्फ एक लगाने के और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब के बहुत ही मिनिमल से चार्जेस लिए जाते हैं, तो वो भी आपके बच्चे को वही इक्वली प्रोटेक्शन देगी जो आप इतनी महंगी उसको वैक्सीन लगवाएंगे और उससे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो आपने काफी बहुत लोग अच्छी बात अंडरस्टैंड की। करते हैं, बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ सन, आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं अपने सारे सुनने वालों को बता सकूं कि जब हम बात कर रहे हैं पेंटा, जैसे डॉक्टर फातिमा वीर ने कहा, सना ने कहा, और किस्मत ने कहा, पेंटा मतलब 5 और हेक्सा मतलब 6। सो इसमें जो फर्क है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एडिंग ऑफ आईपीवी का फर्क है, यानी कि हेक्सा में आईपीवी ऐड है, पेंटा में आईपीवी ऐड नहीं है। दूसरा, हेक्सा के अंदर जो पर्टसस की वैक्सीन है वो ए सेलुलर पर्टसस वैक्सीन है, जबकि पेंटा के अंदर होल सेल पर्टसस वैक्सीन है। जो डब्ल्यू की रिकमेंडेशंस हैं कि जितने भी बच्चे रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए आए 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे, उनको सेलुलर पर्टसस यानी होल सेल पर्टसस की वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप होती है। उसका जो इम्यूनिटी की जो आप समझ लें कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं, वो ज़्यादा अरसे के लिए प्रोटेक्ट करती हैं। सो ख़ास तौर पे अगर आपको कोई ऐसी गाइडेंस मिल रही हो जिसमें कि आपको जो ए सेलुलर पर्टस वैक्सीन लगाना ही ज़रूरी है, तो फिर लगाइए। अदरवाइज कोशिश कीजिए कि पेंटावेलेंट की वैक्सीन जिसमें होल सेल पर्टस वैक्सीन है, उसी के ऊपर इत्तेफाक कीजिए। सना, एक आखिरी थोड़ा सा एक आखिरी अभी एक सवाल आया है फ्लू की वैक्सीन का। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लू वैक्सीन कब होती है, हम्म लेट क्यों होती है, जल्दी क्यों नहीं होती, पूरे साल क्यों नहीं होती, थोड़ा सा आप हमें इस पे गाइडेंस दीजिएगा। फ्लू वैक्सीन का ये होता है कि फ्लू वैक्सीन सीजनल होती है। सीजनल जो भी उस सीजन के वेरिएंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो मैन्युफैक्चर की जाती है। और जो भी फ्लू वैक्सीन होती है उसकी इतनी एक्सपायरी डेट भी नहीं होती है। जैसे वो अगर अक्टूबर अगस्त में मैं कहूँ, क्योंकि अगस्त में मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसकी एक्सपायरी ज्यादा से ज्यादा मार्च तक की होती है। तो ये एक सीजन है जिसमें इसको लगाया जाता है और उसमें वो इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट ईयर वो वैक्सीन इसलिए एलिजिबल नहीं होती है क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली वो वेरिएंट्स नहीं होते, वो वेरिएंट्स बदल जाते हैं, इस वजह से वो वैक्सीन सारा साल नहीं रहती है। सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में जब उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है और वो प्रोटेक्शन दे सकती है पूरे साल के लिए, तो वो उन उस अरसे में एडमिनिस्टर की जाती है। एक बहुत बेसिक सवाल है डॉक्टर फातिमा, बड़ा, और मुझे अच्छा लगा ये सवाल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी को जानना। सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन इफेक्टिव है। कुछ चीजों में जी आपको, सो देखें, मैं अगर किसी मेरा एक
लीगल मसला हो और मैं लीगल मसले के लिए एक लॉयर के पास जाऊं, एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद मैं लॉयर को नालायक समझना और उस पर ट्रस्ट करना सीख लूंगी। ठीक है। सो मेरे लिए अली के पास जाना, अली ने की मुझसे बात करना और मेरा उसको समझ जाना, हम दोनों का एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है, तो हम एक दूसरे की बात जल्दी समझ भी लेंगे और हमें पता भी चल जाएगा कि ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, क्योंकि हम दोनों की ट्रेनिंग ऐसी है। लेकिन जब आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से एक डॉक्टर के पास जाते हैं, और इसलिए नहीं कि आपका जहन कुन जहन है या कुछ, लेकिन इसलिए क्योंकि आपकी वो ट्रेनिंग नहीं है जिससे आप वो मोटी मोटी साइंस समझ सकें। वैक्सीनोलॉजी एक्चुअली बहुत सोफिस्टिकेटेड साइंस है। ठीक है। और ये इतनी सोफिस्टिकेटेड साइंस है कि मैं और अली जैसे लोगों को भी हर साल रेगुलरली अपने आप को पढ़ पढ़ के अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। सो अगर 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 आप मुझे कहें कि क्या वैक्सीन 100% सेफ है, नहीं। क्योंकि ये इम्यूनिटी से खेलने वाला एक एजेंट है जो कि आपकी बॉडी को सॉर्ट ऑफ एक थ्रेट दिखा के उसको सिखाता है कि भाई आपने थ्रेट को रिस्पॉन्स कैसे करना है। ठीक है। सो साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स को हमेशा आप बेनिफिट्स के साथ वे करते हैं, और आप कभी वो चीज बच्चे को नहीं देते जिसमें बेनिफिट कम है और साइड इफेक्ट ज्यादा है। सो जैसे सना ने भी आपको बताया है, हमारे साइड इफेक्ट्स को कैटेगराइज करने का तरीका है लाइफ थ्रेटनिंग, सिवियर, माइल्ड टू मॉडरेट। तो माइल्ड टू मॉडरेट में आपको थोड़ा सा रैश निकल आया, एक दिन में चला गया, थोड़ी सी स्वेलिंग हुई, एक दिन में चली गई, थोड़ा सा बुखार हुआ, एक दिन में चला गया। ये वो चीजें हैं जो कि आप ये वाला साइड इफेक्ट आप एक्सेप्ट करते हैं, मोल लेते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं आपका बच्चा अस्पताल में उस बीमारी के साथ ना पहुंचे। सो ये रिस्क, ये बेनिफिट रिस्क वाला रेशो जो है, ये मैं और अली क्लिनिक में हर दफा करते हैं, सना और किस्मत अपनी अपनी जगहों पे करते हैं। और हमारी एम ये है कि आपको ये बात समझ आए कि वैक्सीन्स ने एक्चुअली जितनी जानें इस पूरी दुनिया में बचाई हैं ओवर इयर्स। और अली ने एक बहुत अच्छा फिगर थ्रो किया था। अली, यू सेड 150 मिलियन, 150 बिलियन, मोर आई देन डोंट नो, मोर देन मोर 150 देन million in last 50 years. अवॉइडेबल डेथ्स। सो दीज आर Avoidable. अवॉइडेबल डेथ्स। ठीक है। सो सो अगर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 1978 से हमने ये ईपीआई की वैक्सीन स्टार्ट की थी, और 1978 से फिर ग्रेजुअली हम चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते रहे। खास तौर पे दो वैक्सीन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन, या लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन हम बात होती हैं वो डायरिया और निमोनिया से होती हैं। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, निमोकोकल की वैक्सीन, रोटा वायरस की वैक्सीन, जो कि ग्रेजुअली लास्ट 10 ईयर्स के अंदर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हुई हैं, उससे बहुत ज़्यादा डायरिया और नमूनिया की अमवात में बहुत कमी आई, और बहुत ड्रास्टिक कमी आई है अगर आप देखें पिछला पिछले 5-10 सालों के अंदर। और हमारा जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट था, जो कि इसकी वजह से बढ़ता जा रहा था, वो कम होता है। तो जब आप पूछते हैं कि भाई कि वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, तो इसका आसान जवाब डेटा है। इसका आसान जवाब है कि साइंस हमें बता रही है कि हम जिंदगी बचा पा रहे हैं। अब हम बहुत ज़्यादा डायरिया और निमोनिया, खास तौर पर सिक वाले निमोनिया जो कि निमोकोकल डिजीज़ की वजह से हो रहे थे, वो नहीं देख पा रहे। उसकी वजह ये है कि वैक्सीन ने उनको प्रोटेक्ट किया है और वैक्सीन ने उनको फ़ायदा दिया है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इसका जवाब दे सकें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि वैक्सीन के ख़िलाफ़, वैक्सीन के अगेंस्ट कुछ बातें कर रहे हैं, जैसे कि एक वैक्सीन से ये प्रॉब्लम हो जाती है, ऑटिज़म हो जाता है, या जो है पोलियो की वैक्सीन से बच्चे पैदा नहीं किए जा सकते। तो अगर ऐसा होता तो दुनिया जहाँ में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बांग्लादेश में पोलियो से रेडिकेशन हो गई है, पोलियो वायरस की वजह से, पोलियो वैक्सीन की वजह से ही हुई है, और पोलियो वैक्सीन की वजह से ही हुई है। लेकिन उनके बच्चे अभी भी हो रहे हैं, हमसे ज़्यादा बर्थ रेट है उनका। पाकिस्तान के अंदर भी यही आता है कि जो बच्चे वैक्सीन पी रहे होते हैं उनके घर में 6-6, 7-7 बच्चे हो रहे थे। तो अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर पाकिस्तान में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही होती। इसका कोई ताल्लुक साइंस से नहीं है। बल्कि जी। इस मौके पे मैं ये बताना चाहूँगा कि अच्छा, वो मुझे याद भी आ गया कि पोलियो वैक्सीन के मुतालिक बहुत सारा सवाल किया जाता है कि हमारे घर हर महीने, हर 2 महीने पे लोग आ जाते हैं पोलियो की वैक्सीन पिलाने के लिए, तो क्या पिलाएं कि नहीं पिलाएं। हमने तो आखान से लगवा ली है, हमने तो रूटीन इम्यूनाइजेशन लगा लिया, किस्मत ने आईपीवी लगा दी थी, और सारी चीज़ें कर ली थी। लेकिन इस बात को याद रखिए कि हम क्यों करवा रहे होते हैं वैक्सीन। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो अगर वो लोग जो हमें सुन रहे हैं, गुलशन टाउन के लोग, कोरंगी टाउन के लोग, मलीर के लोग, मंगो पीर के लोग, तो हम ये बता सकते हैं कि आपके सारे के सारे वो टाउन के लोग जो कराची के इन इलाकों के लोग हैं, वहाँ पे इस वक्त भी वाइल्ड पोलियो वायरस सीवेज के अंदर मौजूद है। सिंध के अंदर इस वक्त भी बहुत सारी जगहों पे, हैदराबाद में 4 जगहों के ऊपर, सांगड़ में, सखर में, बहुत सी जगहों के ऊपर ये पोलियो वायरस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है। तो बेस्ट इलाज यही है इन्वायरमेंट से बचाने के लिए कि आप उन बच्चों को बार बार पोलियो वैक्सीन करें, ताकि इम्यूनिटी जनरेट की जा सके। इन्वायरमेंट में पोलियो का वायरस होने की वजह कोई ऐसा
कम्युनिटी में लोग हैं जो कि अनइम्यूनाइज्ड हैं, और कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो कि वायरस को एक्सक्रीट कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको वैक्सीनेशन पिलाएं, ख़ास तौर पे अपने छोटे बच्चों को 5 साल से कम उम्र, जब उनकी इम्यूनाइजेशन का टाइम आ जाए, और इसके अलावा जब वो आपके पास घर में आए। डॉक्टर फातिमा, एक सवाल आया है कि हेपेटाइटिस की कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं, और मेरा बेटा 12 साल का है, तो क्या उसको मैं कौन कौन सी वैक्सीन लगा सकता हूँ, और क्या ये लिवर सिरोसिस से भी क्योर है? सो अली, 5 किस्म के हेपेटाइटिस हैं जो हम जानते हैं, ABCDE, ठीक है, और इनमें से सिर्फ 2 की वैक्सीन हैं, ए की और बी की। तो बी जो है वो ब्लड से और बॉडी फ्लूइड से फैलता है, उसका उसको उसको बड़ों के लिए तो खैर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के तौर पे वो किया जाता है, लेकिन बच्चों में जनरली ये गंदी इंजेक्शन से गंदे इंजेक्शन लगना या दवाई लगने की वजह से हो जाता है, और या ब्लड लगने से, जो कि अनसेफ है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हेपेटाइटिस अब हुकूमत ने, जैसे तुम कह रहे थे, बर्थ डोज शुरू की है, तो एक 0 डोज है, और फिर उसके बाद 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स के ऊपर एक डोज होती है। हेपेटाइटिस ए EPI का पार्ट नहीं है, और ये फीको ओरल, बिल्कुल पोलियो की तरह गंदे पानी और गंदे खाने के साथ स्प्रेड होता है। और जनरली ये मौसम है अली हेपेटाइटिस ए का, ये हाई सीजन है, और इसमें हमारे पास बच्चे जॉन्डिस के साथ आ रहे हैं और साथ में हेपेटाइटिस ए के साथ आ रहे हैं। और इसका ये मतलब है कि सिंध में स्पेशली, जहां पर वॉश यानी कि वाटर एंड सैनिटेशन और हाइजीन बहुत पुअर है, वहां पर फीको ओरल वाली इलनेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। हेपेटाइटिस ए की ब्यूटी ये है कि इसकी वैक्सीन 2 डोज की होती है, एक दफा लगाते हैं और फिर 1 महीने के बाद लगाते हैं, और उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन होती है, लेकिन इन्फेक्शन होने का डाउन साइड ये है कि 1% बच्चे को लिवर फेल हो सकता है। तो हम हेपेटाइटिस ए से बहुत डरते हैं, मैं और आप, और हम चाहते हैं कि हम वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ये जो 12 साल के बच्चे के वालिद हैं, ये सबसे पहले जाकर अली अपना हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी करवाएं इस बच्चे का। अगर वो नॉट रिएक्टिव है तो इसका मतलब है ये बच्चा, इसको हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन नए सिरे से लगानी पड़ेगी 0, 1 एंड 6 मंथ्स के ऊपर, और साथ में हेपेटाइटिस ए की भी 2 डोजेस लगानी पड़ेंगी। लेकिन अगर इसका रिएक्टिव हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी आता है तो माशाल्लाह ये सीरो कन्वर्ट हो गया है और इसके पास प्रोटेक्शन है हेपेटाइटिस बी की, फिर सिर्फ हेपेटाइटिस ए लगाए। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। और बस और एक और चीज़ बता सकूं इसके अंदर, कि हेपेटाइटिस जी। ई की भी वैक्सीन बन रही है, और ओ। पाकिस्तान के अंदर हमारा प्रेग्नेंट वेमेन के अंदर हेपेटाइटिस ई का ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। आगा खान यूनिवर्सिटी इसके अंदर हमेशा से आगे फैंटास्टिक। है, और सारे के सारी जो वैक्सीन्स के ट्रायल्स होते हैं न्यू वैक्सीन्स के, उसमें पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए जो सबसे बेस्ट है, उसमें हम तहकीक के अंदर बहुत ज़्यादा आगे हैं। और बहुत खुशी की बात है जबरदस्त। कि डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वैक्सीन्स के अंदर। डॉक्टर फातमीर, आप हमें बता सकेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स ने पाकिस्तान की वैक्सीन्स के अंदर क्या क्या, जो हमारी EPI की वैक्सीन, उसमें क्या क्या किरदार अदा किया है? ये अपने मुंह में, अपने उस्तादों के बारे में मुंह मियां मिठू वाली बात है, लेकिन 4 चांद लगाए हैं। हमारे पास आइडियली अली, पहले पहले जमाने में ये जो पेंटाविलेंट था ये एक ट्राइवेलेंट वैक्सीन था, और इसमें DPT इसको कहते थे। इसमें डिप्थीरिया था, पर्टिसिस था, टेटनस था, और साथ में पोलियो के कतरे हुआ करते थे, और मीजल्स था उस जमाने में। तो ये और हम कहते थे 5 मुहलिक बीमारियों का इश्तिहार आता था अली, जब मैं छोटी थी, और शायद तुम पैदा भी नहीं हुए हुए थे उस वक्त। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स की ब्यूटी ये थी कि हमारी उस्ताद हैं प्रोफेसर अनीता जैदी, जब वो आई तो उन्होंने देखा कि मेनिंजाइटिस का बर्डन बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों के साथ एक गठजोड़ करके, उन्होंने जिन बच्चों का भी हम कमर का पानी निकालते थे उनको टेस्ट करना शुरू किया, और उन्होंने सबसे पहले ये इस्टेब्लिश किया कि H इन्फ्लुएंजा यानी कि हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी एक बैक्टीरिया है, और उसका मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन है। इन्होंने हुकूमत को ये सारी इंफॉर्मेशन दी, और फिर इंटरनेशनल डोनर्स से एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जिसको गावी कहते हैं, और जिसका एसोसिएशन वैक्सीन का मोबिलाइज करना गरीब मुल्कों के लिए वो है। फिर इन्होंने एक गावी को इंगेज करके इन्होंने हेपेटाइटिस बी, ये हिब की वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया। जाहिर है इनका काम, इनका वो एविडेंस देना और वैक्सीन के आने में ये एक पूरा 5 से 6 साल का एक स्पैन था। इसी दौरान में जैसे ही ये इन्होंने वैक्सीन शुरू करवाई, वैक्सीन के शुरू करवाते ही इन्होंने देखा कि अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और निमोनिया हो रहा है, और अब वो नीमोकॉकस की वजह से हो रहा है। दूसरा जरासीम ऊपर की तरफ आ गया। तो फिर नीमोकॉकल के ऊपर काम होने लगा, और उन्होंने खुद भी उस पर बहुत काम किया, और हमारे दूसरे 2 कॉलीग्स हैं
फायजा जहां और इमरान निसार, इन्होंने भी फिर नीमोकॉकस के ऊपर खूब काम किया। और नीमोकॉकल की वैक्सीन फिर कोई मेरा ख्याल है अली 2008 तक आ गई थी मेरा ख्याल है। और मेरा ख्याल है ये जो हिब थी मेरा ख्याल है 2004 तक आ गई थी। फिर अगली चीज जो जी थी वो रोटा वायरस थी। फिर रोटा वायरस के ऊपर खूब काम हुआ, और वो भी मल्टीपल हमारे जो डॉक्टर नीता जैदी ही थी और साथ में डॉक्टर असद अली थे। फिर रोटा पे काम हुआ। आपने खुद आईपीवी पे और ओपीवी के ऊपर और उसकी सेफ्टी के ऊपर काफी काम किया है। डॉक्टर फराह कमर जो हैं उनको सतारा इम्तियाज भी मिला है, तमगा इम्तियाज भी मिला है, और उन्होंने टाइफॉइड के ऊपर खूब काम किया। और टाइफॉइड जो है वो अब बहुत सबसे रीसेंट, तो रफली आप समझे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स की काविशों की वजह से एटलीस्ट 5 वैक्सीन्स हैव एंटर्ड, एंड द 5 का गैम्बट हैज बिकम लाइक ऑलमोस्ट 12। सो दिस या इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ऑफ कोर्स द फ्यूचर इज ऑफ एचपीवी वैक्सीन, जिस पे डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स ने काम किया है, और उसकी इंट्रोडक्शन भी इंशाल्लाह खास तौर पे हेपेटाइट सॉरी ई का तुमने सॉरी बताया है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल कैंसर से बचाती है बच्चियों को। जी। नंबर 2 हेपेटाइटिस ई का फ्यूचर इन पाकिस्तान। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ फ्यूचर वैक्सीन्स इन पाकिस्तान जो कि इंट्रोड्यूस होने के बिल्कुल हैं। खासतौर पे अगर हम कहें कि कोविड के मुतालिक और निमोकोकल की न्यू वैक्सीन, जो पहले हम निमोकोकल की पेंटावेलेंट 10 वैक्सीन देते थे, जिसको जिसको चेंज करके ये पेंटावेलेंट 13 वैक्सीन बनाई गई है। उसका डेटा भी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने प्रोड्यूस किया, एंड दैट बी एबल टू कन्विंस द गवर्नमेंट एंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल अथॉरिटीज, जिसकी वजह से ये आ गई वैक्सीन। सो सना, आपसे सवाल ये है कि रुबेला की वैक्सीन की अगर अवेलेबिलिटी हो जाए, तो क्या मैंडेटरी होगा ये वैक्सीन, कि नहीं हो सकती मैंडेटरी वैक्सीन? बिल्कुल हो सकती है सर, मैंडेटरी सो वैक्सीन होनी भी। उसका ताल्लुक जेंडर से नहीं है। इसको ये वैक्स याद रखें कि जो कुछ वैक्सीन्स हैं, कोई भी वैक्सीन जो है वो किसी का ताल्लुक जेंडर से नहीं होता, तो इट्स नॉट बॉयज और गर्ल्स, इट्स जस्ट मैंडेटरी वैक्सीन शुड बी डन। लेकिन सना, ये बताएं कि हमारे पास AKU के अंदर इस वक्त कौन कौन सी नॉन EPI वैक्सीन्स हैं और अवेलेबल हैं, हम्म। और आप हमें थोड़ा सा इस पे इस तरह बताइए। नॉन ईपीआई वैक्सीन में हमारे पास एक तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, जैसे डॉक्टर फातिमा मीर ने भी जिक्र किया कि उसकी 2 डोजेस होती हैं, एक 1 ईयर पे लगाते हैं और फिर आफ्टर उसकी 18 मंथ्स पे सेकेंड डोज होता है उसका। उसके अलावा हमारे पास मैंने जो कोकल की वैक्सीन है, जो अब 1 ईयर पे भी लगती है, और 2 ईयर्स अब मेनिक्ट्रा जो ACWY स्ट्रेन को कवर करती है, वो भी है हमारे पास। हमारे पास नमोनिया की एक बूस्टर अवेलेबल है, प्रेवेनार 13 है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो एडल्ट्स में भी लगता है। इसके अलावा हमारे पास टी टैप की वैक्सीन अवेलेबल है। पेंटावेलेंट के हमारे पास बूस्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो सिर्फ 6 वीक 14 वीक 10 वीक्स एंड 14 वीक पे TPT लगा रही है, और 18 मंथ्स और 4 to 5 ईयर्स पे जो बूस्टर्स लगा रहे हैं दैट इज प्राइवेट। तो वो अवेलेबल है हमारे पास। टाइफॉइड की भी प्राइवेटली वैक्सीन भी अवेलेबल है, EPI भी कवर कर रहा है उस चीज को, और चिकन सर पॉक्स भी। डी टैप, जी जी मैम। डी टैप है, डी टैप है जी जी एडोलेसेंट्स के लिए, जी पर्टिसिस और डिप्थीरिया के जी लिए। जी, बाय द नेम ऑफ बूस्ट्रिक्स, इट इज अवेलेबल। गुड, थैंक यू सना, आपने बड़ा अच्छा कवर किया। किस्मत, आपके लिए बड़ा अच्छा सवाल आया है। एक वालदा ने पूछा है कि मेरा बच्चा जो है बहुत डरता है वैक्सीन के इंजेक्शन से, मैं उससे कैसे उसका तकलीफ को, उसकी परेशानी को, उसके फेयर को कम कर सकूं। पहले क्या घर आपके पास आने से पहले क्या करना चाहिए उसको? उसको कुछ भी टॉय वगैरह कोई उसके साथ लेकर आना चाहिए, और उसको बताना चाहिए कि पहले आपके टॉय को लगाएंगे फिर आपको लगाएंगे। सम टाइम ऐसे बच्चे आते हैं जो साथ में बियर और इस तरह के कोई डॉल साथ लेकर आते हैं, तो हम उनको बताते हैं देखो पहले हम आपकी डॉल को लगाएंगे, हम उनको सनी प्लास लगाते हैं डॉल को, और फिर हम उसके बच्चे को लगाते हैं। तो बच्चा हैप्पीली चले जाता है कि चलो इसको भी लगा मुझे भी लगा। और और फिर मैंने ये मम्मा भी देखा है अच्छी कि आप होती है। उनको कुछ बिस्किट भी देती हैं तोहफे के तौर पे, एग्जैक्टली। कभी कभी चॉकलेट भी हाँ। पकड़ा देती हैं। सो आप, पहले मुझे तो पता है कि मेरे बच्चे खुद आपको चॉकलेट वाली आंटी कहते थे, कि भाई चॉकलेट वाली आंटी के पास जा रहे हैं। अब डॉक्टर फाइजा, अली, अली सवाल ये है किस्मत, कि किस्मत की आवाज सुन के अगर मैं माँ हूं और मैं अपना बच्चा लेकर जाऊं, इसकी आवाज से ही आई विल फील रीअश्योर्ड, दीस फैंटास्टिक सीनियर नर्सेज ऑफ आवर्स। थैंक पति, सवाल ये है कि सिंगल डोज वैक्सीन्स बेहतर हैं, या मैं मल्टी डोज वैक्सीन क्यों लगाऊं जब सिंगल डोज वैक्सीन अगर अगर अवेलेबल हो तो? प्राइस,
सो मल्टी डोज वैक्सीन का ये मतलब है कि इसका आपके बच्चे की सेफ्टी या आपके बच्चे के ऊपर उस वैक्सीन के असर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हुकूमत ने एक बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके कोल्ड चेन मेंटेन करके, वो कोल्ड चेन आगा खान जैसे अस्पताल चेक करते हैं और वो उसी सिर्फ लॉट को लेते हैं जिसकी कोल्ड चेन बिल्कुल ठीक ठाक हो और जिसके सारे प्रोसेसेस एसओपीज के हिसाब से हो। सो हुकूमत ने ये जो इतनी रिसोर्सेज डाली हुई हैं इसके अंदर, आप उस सिस्टम को इस्तेमाल करें, ठीक है। सो सिंगल सिंगल वैक्सीन में खराबी नहीं है, आप सिंगल वैक्सीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, और अगर 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 बिल्कुल ही आप नहीं मानने को तैयार, लेकिन मल्टी डोज वैक्सीन का मतलब ये है कि आप सिस्टम में रहकर सिस्टम का वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और जनरली जो लोग सिस्टम वाले वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं उनकी नर्सेस का हाथ भी बिल्कुल पानी की तरह होता है, लाइक देव डन सो मेनी वैक्सीन्स के आपके बच्चे को फील भी नहीं होता, और ये किस्मत गवाह है, देयर आर सम किड्स हु विल नॉट क्राई बिकॉज देयर सर्टेन नर्सेस विल नॉट लेट यू क्राई। सो गो टू वैक्सीनेटर्स हु डू मल्टी डोज वायल्स, दे नो हाउ टू यूज देम, दे नो हाउ टू एडमिनिस्टर। और मल्टी डोज वायल की एफिकेसी और सिंगल वायल एफिकेसी के अंदर फर्क तो नहीं है, लेकिन रिसोर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है सिंगल डोज में। एक बड़ा जबरदस्त सवाल है कि मैं सारी वैक्सीन एक ही दम क्यों नहीं लगा सकता, और उसके लिए मुझे थोड़ा 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 बेहतरीन, एज के हिसाब से क्यों बेहतरीन बात। इंतजार करना पड़ता है। तो क्या इसका क्या जवाब दें डॉक्टर फातिमा? इंशाल्लाह ये दिन आएगा शायद आपके बच्चों के लिए या उनके बच्चों के लिए, साइंस आगे बढ़ तो रही है। और अली देखें, आपके जमाने में, अली मैं तो चलो प्री ईपीआई वाला बंदा हूँ, मुझे तो सारी चीजें एक्टिव इन्फेक्शन हुई थी। आप ईपीआई वाले हमारा बैच है, तो ये जो पहला ईपीआई वाले बैचेस थे इनके लिए डीपीटी, मीजल्स सब अलग अलग होते थे। फिर आपको एक जैब में 5 बीमारियों का कवर होने लग गई, फिर अब 6 भी अब अवेलेबल हो गई हैं। तो ये दिन आएगा जब 7, 8, 9, 10, 12 एक जैब में आ जाएंगी। सो ये मुझे हाँ। बहुत दूर नहीं लग रहा फ्रैंकली। आई थिंक नेक्स्ट हाँ, जनरेशन और तक होपफुली हो जाएगा। इसका एक और जवाब भी यही है कि कुछ वैक्सीन्स की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, और वो कुछ एज तक, सर्टेन लिमिट्स तक बचा सकती है। जैसे कि आप हर क्लास के अंदर एक सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते, आपको कुछ जी सब्जेक्ट बिल्कुल। पहले पहले प्रिलिमिनरी बनाने होते हैं, हाँ। उसके बाद फिर आगे आपको उसकी ग्रेजुएट करना पड़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे कि मीजल्स की वैक्सीन है, हम बर्थ पे अगर लगाएंगे तो वो इनफेक्टिव हो जाएगी, उसकी वजह कि मदर मदर के अंदर मीजल्स की एंटीबॉडीज होती हैं, और ये लाइव वैक्सीन है। तो ये बच्चे को और जो है ससेप्टिबल बना देगी कि उसको खसरा हो जाए। तो इसीलिए कुछ वैक्सीन्स को डिले करने के ज़्यादा फायदे हैं। आईपीवी वैक्सीन को डिले करने का फ़ायदा भी यही है, क्योंकि आईवी वैक्सीन जितनी ज़्यादा डिले होगी उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करेगी एट 9 मंथ ऑफ एज। सो जो रिकमेंडेड है वो ये है कि मिनिमम भी 9 मंथ तक डिले किया जाए, और फिर ग्रेजुअली डिले किया जाए इन रूटीन इम्यूनाइजेशन। सो हर वैक्सीन के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट कब आएगा, तो वो उसकी एज सर्टेन डिवाइड की भी है, डिसाइड की हुई है। उसके बाद सेम विद दिस के जो बर्थ की वैक्सीन अभी ऐड की है हेपेटाइटिस बी की, उसकी वजह भी यही है क्योंकि ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है और ये जल्दी इम्यूनिटी डेवलप कर सकती है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए या उन मदर के लिए जिनके अंदर हेपेटाइटिस बी था और उन्होंने अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती हैं। सो हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, और साइंस की वजह से ही हम आपके सामने बैठे हैं। अगर साइंस नहीं होती तो हम आपके सामने नहीं बैठे होते और आपको अली एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते। एक 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 इंटरेस्टिंग चीज है और उसको हेल्थ सीकिंग बिहेवियर कहते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये देखा गया है कि समहाउ लोगों को वैक्सीन वाले इंजेक्शन से बहुत मसला होता है, लेकिन उनको सेफ्ट्राइक्सोन के इंजेक्शन से, वो जो ये जो B12 का इंजेक्शन होता है, तो हम लोगों की थोड़ी सी कुछ मेंटली साइकोलॉजिकली हम लोग ये समझते हैं कि ट्रीटमेंट वाली इंजेक्शन खुशी से लगाओ, प्रिवेंशन वाली जो है ना वैक्सीन इंजेक्शन, उससे हम बहुत घबराते हैं। तो कुछ हमारी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को भी चेंज करने की जरूरत है। आपको प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए और उसके ऊपर जोर देना चाहिए, बचाव की तरफ, और उस इंजेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए उसके साइड इफेक्ट्स के साथ। लेकिन ट्रीटमेंट वाला जो है उसमें तो फिर आप रिएक्शनरी और वो पलड़े में पड़े हुए होते हैं कि अब ये बीमारी कितनी स्ट्रॉन्ग वीक होगी या कितनी स्ट्रांग होगी, और उसके हिसाब से आप चलेंगे। सो अब ये एक बहुत अच्छा सवाल आया, और सना अगर आप इसमें हमें गाइड कर सकें। सवाल ये है कि कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है कुछ खास किस्म की वैक्सीन के लिए, कुछ एलर्जीज के मुतालिक पूछना ज़रूरी होता है। तो क्या क्या हमारी फार्मेसी की टीम जब पूछ रही होती है वैक्सीन लगाने से पहले, या हम्म। हमारी जो वैक्सीनेटर होती हैं, कोई खास किस्म की चीज़ों के मुतालिक पूछ रहे होते हैं किसी खास वैक्सीन के लिए, एलर्जीज के लिए? हाँ जी डॉक्टर अली, एक बेसिक जो सवाल होता है हमारा हर वैक्सीन से पहले, वो हम फीवर के बारे में पूछते हैं कि क्या बच्चे को फीवर वगैरह तो नहीं है।
क्योंकि फीवर एक ऑलरेडी बॉडी इन रिएक्शन स्टेट होती है, तो फिर आप उसमें कोई भी वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे तो वो मे बी वो ज्यादा रिएक्शन शो करते, तो फीवर की सूरत में वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं करते। इसके अलावा अगर मीजल्स की वैक्सीन कोई बच्चा लगाने आया है और बॉडी पे हम पूछते हैं कि कोई सिवियर रैशेस तो नहीं हुए हुए, या अभी इनको 1 महीना पहले या कुछ इस तरह मीजल्स तो नहीं निकले हुए, तो फिर ये चीजें हम पूछते हैं, क्योंकि अगर तो उसकी बॉडी में रिएक्शन हुआ हुआ है या लाल चट्टे जिस तरह बने हुए हैं, जो बेशक मीजल्स ना हो, तो भी उन चीजों को अवॉइड किया जाता है। और दूसरा रोटा वायरस की भी अगर हम एडमिनिस्टर करें तो बहुत ज्यादा लूज मोशंस के बारे में भी पूछ लेते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट मोशन तो नहीं हो रहे बच्चे को। तो ये चंद वैक्सीन हैं जिनके बारे में एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाता है कि फीवर तो एक कॉमन सवाल है, वो तो हर चीज से पहले हम पूछते हैं हर वैक्सीन एडमिनिस्टर करने से पहले। इसके अलावा दो दो चिकन पॉक्स दो की दो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो ये कि अगर आपको पहले किसी वैक्सीन से कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, यानी कि कोई और ऐसा तो झटका तो नहीं लगा, अगर कोई ऐसा झटका लगा है या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें आप अस्पताल गए और दाखिल हुए, तो ऑफ कोर्स आपको फिर रिपोर्ट करना होता है। तो एक ऐसा अब रिलेशनशिप उसकी बाद में डिसाइड करने की ज़रूरत होती है, जैसे आपने AEFI के अंदर हमें बताया था। तो ऑफ कोर्स, लेकिन अगर किसी दवाई किसी वैक्सीन से कोई कभी कोई प्रीवियसली रिएक्शन हो चुका हो, तो ऑफ कोर्स उसके लिए फिर डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी होता है और पहले मालूम करना होता है कि उसकी कोई रिलेशनशिप डेवलप है कि नहीं है। एक और वैक्सीन है जिसको हम कहते हैं येलो फीवर की वैक्सीन। उसके लिए हम कहते हैं कि अगर किसी को अंडे की सफेदी से एलर्जी है तो येलो फीवर की वैक्सीन ना लगाएं। एक ज़माने के अंदर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन के मुतालिक भी ऐसा कहते थे, लेकिन अब ऐसा और नहीं कहते मीजल्स। क्योंकि हम्म। हाँ, और मीजल्स के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं कहते क्योंकि इन बिल्कुल। दोनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर फातिमा, आप कुछ कहना चाह रही थे, शायद मैंने आपको। जी बिल्कुल, मैं आपकी यही बात कहना चाह रही थी कि लोगों को मीजल्स और इन्फ्लुएंजा के साथ लोग एग एलर्जी को बहुत ज्यादा एसोसिएट करते हैं। और मुझे सना और अली की बात को मैं रिइटरेट करूंगी कि आपने नौयत ऑफ एलर्जी का पूछना होता है। ये वो वाली एलर्जी है जो आपको अस्पताल लेकर गई है और आपको एवल और हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन लगा है, या ये वो वाली एलर्जी है जो आपने घर में 2-3 दिन रिजिक्स देके ठीक कर दी है। ठीक है। तो सादी एलर्जी को आप इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ आपको लाइफ थ्रेटनिंग या बुरी वाली एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन वाली एलर्जी में हरगिज वो वैक्सीन फिर दोबारा नहीं देना चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कुछ अली। मिनट्स रह गए हैं, और हम जी चाहते हैं कि लोग अपनी आखिरी अपने मैसेज रिकॉर्ड करा सकें। सो मे बी स्टार्ट करते हैं किस्मत से, फिर सना से, फिर डॉक्टर फातिमा से। सना, आप किस्मत, आप बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं एज ए वैक्सीनेटर आज सर, के दौर के। मैसेज से पहले सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी कि जी चिकन जी पॉक्स जी। अगर किसी को हो चुके हैं तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगती है। इम्यूनिटी बन जाती है बॉडी में। और 1 महीने के दौरान अगर चिकन पॉक्स हुए हैं तो भी लाइव वैक्सीन नहीं लगेगी। इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल कोई सर्जरी हुई है, उस दौरान उन बच्चों को रोटा वायरस नहीं दिया जाता। ठीक है। मैसेज ये दूंगी, वैक्सीन फॉर ऑल। प्लीज सब अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, हिफाजती टीके के मरकज में जाके या आगा खान हॉस्पिटल में आके वैक्सीन जरूर लगाएं। थैंक यू फॉर बहुत ऑल। शुक्रिया किस्मत। सना। मेरा मैसेज ये है सबके लिए, सब पेरेंट्स के लिए, सबके लिए, कि एक वक्त का एक इंजेक्शन का दर्द और बहुत बड़ी मुसीबत से आपको बचा सकता है, जो आप हॉस्पिटल में आके एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्च करके और एक परेशानी को फेस करके ले सकते हैं। तो बेहतर है कि आके टाइमली अपने वैक्सीनेशन को, शेड्यूल को पूरा करें, क्योंकि वो एक सिर्फ इंजेक्शन का दर्द होगा लेकिन आपका बच्चा इन तमाम चीज़ों से महफूज हो जाएगा। तो प्लीज़ काइंडली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ाएं और खुद भी करवाएं। डॉक्टर फातिमा मीर। अली, मेरा मैसेज ये है कि घर हमेशा एक स्ट्रांग बुनियाद के ऊपर खड़ा होता है। बुनियाद रूटीन वैक्सीनेशन है। और रूटीन वैक्सीनेशन जो है आप लोगों ने वक्त पे लगानी है, अपने किताबचे के हिसाब से लगानी है। लेकिन ये अब गर्मियों का सीजन है, इस रूटीन वैक्सीन के ऊपर समर वैक्सीन में हेपेटाइटिस ए और टाइफॉइड और मीजल्स, ये वो चीजें हैं जिनका सीजन चल रहा है। तो खुदारा आप इनकी बूस्टर वैक्सीन लगाएं अगर आपके बच्चों को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं इनको लगाए हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा मीर, और मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स जो इन्होंने हमसे सवाल किए, हमारे सुनने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं किस्मत का, सना का, डॉक्टर फातिमा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा थैंक यू। मैसेज ये है कि जो वैक्सीन्स होती हैं, एक बीमारी को अगर इरेडिकेट करना है, दुनिया से ख़त्म करना है, तो उसका एक ही तरीकाकार है, वैक्सीन बनाना और वैक्सीन लगाना। वैक्सीन्स ने पाकिस्तान के और दुनिया के बहुत से बच्चों की ज़िंदगियां बचाई हैं। और अगर आपने अपने बच्चों की और आने वाली नस्लों के लिए कुछ काम करना है, तो सबसे पहले उनको उनका राइट देना है, और उनका राइट में सबसे इम्पोर्टेंट राइट आता है उनकी बर्थ से, और वो है इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें आपके साथ है, आगा खान यूनिवर्सिटी इसमें साथ है, और मेरे सारे साथी जिसमें नर्सेज, फार्मासिस्ट, फिजिशियंस आपके साथ हैं, और हम आपके साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।